हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे भाई इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो इलेक्ट्रिक डायपोल उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो कैसे बिहेव करेगा, कैसे उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगी, मिनिमम टॉर्क कब होगी और मैक्सिमम टॉर्क कब होगी। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, जो पीछे हम टॉपिक पढ़ चुके हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, उसका जो फॉर्मूला होता है एफ बाय क्यू नोट, या क्यू से लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नोट। लिखा था वहां पर तो एफ बाय क्यू भी लिख सकते हैं। तो एफ की वैल्यू क्या होगी, एफ इज इक्वल टू होगा क्यू इंटू ई। ठीक है भाई। दूसरा आपको पता होना चाहिए जो टॉर्क है उसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। थर्ड आपको पता होना चाहिए डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है क्यू इंटू 2L। ये सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर मान लेते हैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पता है भी हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू है E। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है। इसके अंदर एक डायपोल रखा हुआ है जिसपे दो चार्जेस हैं, एक चार्जेस है प्लस क्यू, एक चार्जेस है माइनस क्यू। अब कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, और उस फोर्स की वैल्यू अभी हमने आपको बताई, वो क्या होती है, क्यू ई। अब पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फोर्स होगी वो फोर्स होगी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और नेगेटिव चार्ज के कारण जो फोर्स होगी वो होगी अपोजिट टू द फील्ड। यानी यहां पर जो फोर्स लगेगी इस चार्ज के ऊपर वो होगी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी F इज इक्वल टू क्यू ई। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो फील्ड की डायरेक्शन में, और फोर्स की वैल्यू क्या होगी, क्यू ई। यहां पर जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, F इज इक्वल टू क्यू ई विद माइनस साइन। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू द फील्ड। यहां पर E की वैल्यू E है। अभी मान लो जो इसकी लेंथ है, डायपोल की लेंथ कितनी होती है, वो होती है 2L। डायपोल की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 2L। यहां पर जो डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, P से लिखते हैं। डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है P। अब ये P मान लो इसके साथ एंगल बनाता है थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा। अब भाई इस डायपोल पे दो फोर्सेज लगती हैं, एक क्यू पॉजिटिव के कारण इधर की तरफ, एक नेगेटिव के कारण क्यू माइनस क्यू ई। तो यहां पर दो फोर्सेज जो हैं इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन के कारण ये जो दो फोर्सेज हैं एक ऊपर की तरफ लगती है, एक नीचे की तरफ। तो ये जो डायपोल है वो इस तरीके से रोटेट करना शुरू कर देगा, क्योंकि एक फोर्स यहां पर है ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ है। तो दो फोर्सेज लगेंगे तो ये ऐसे रोटेट करना शुरू कर देगा। जब ये रोटेट होगा तो इसका मतलब इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होगी, और वो जो टॉर्क होगी उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा, वो टॉर्क क्या होगा भाई, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आइदर फोर्स कहेंगे यहां पर, आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर जो फोर्स है उसकी वैल्यू तो हमें पता है क्या है, क्यू ई है। यहां पर भी क्यू ई है। तो मैग्नीट्यूड में बात करेंगे तो फोर्स की वैल्यू तो हमें पता लगी क्या होती है, फोर्स। तो F इज इक्वल टू तो क्या है, क्यू ई। ठीक है भाई। लेकिन हमें निकालनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, एक फोर्स यहां पर है, एक फोर्स यहां पर है, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। ये एक फोर्स है, एक फोर्स ये है। तो इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे भाई, इस फोर्स को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे इसे। ठीक है भाई। फोर्स की डायरेक्शन यहां पर है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वही दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, क्योंकि ये
एक फोर्स यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर ये इसके बीच ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब भाई मान लो इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है एन, इस पॉइंट का नाम है बी। तो ये जो बी एन डिस्टेंस है ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम पहले जो टॉर्क है उसको कैसे लिख सकते हैं? टॉर्क F इज इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां पर हो जाएगा बी एन। अभी बताया हमने दो फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? बी एन। अब हमें इस बी एन की वैल्यू निकालनी है फोर्स की। हमें पता है क्या? फोर्स इज इक्वल टू क्या है? क्यू ई। तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए एन बी, जो ट्रायंगल है ए एन बी, इस ट्रायंगल में हमें वैल्यू निकालनी है बी एन की। तो जिस ट्रायंगल जो वैल्यू हमें निकालनी होती है उसको ऊपर लिखते हैं, जो वैल्यू हमें पता है उसको हम नीचे लिखेंगे। हमें पता है क्या है? यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है 2l है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो परपेंडिकुलर को हम ऊपर लिखेंगे बी एन डिवाइड बाई पता क्या है? ए बी। बी एन की वैल्यू हमें निकालनी है, ए बी की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 2l। तो बी एन क्या हो गया यहाँ पर? परपेंडिकुलर, और ए बी क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है? साइन थीटा। ठीक है भाई, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना बनेगा भाई? थीटा। ठीक है, दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है? साइन थीटा के। तो यहां से बी एन बाय ए बी की वैल्यू कितनी है? 2l। ए बी की वैल्यू 2l इज इक्वल टू क्या हो गया? साइन थीटा। और बी एन की वैल्यू निकालें तो बी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2l साइन थीटा। तो ये बी एन की वैल्यू आ जाएगी, बी एन इज इक्वल टू 2l साइन थीटा। अब फोर्स की वैल्यू भी हमें पता लग गई, बी एन की वैल्यू भी हमें पता लग गई। तो ये दोनों वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो टाउ इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू है क्यू इंटू ई इंटू साइन थीटा, इसकी बी एन की वैल्यू आ गई 2l साइन थीटा। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई? क्यू 2l को पहले लिख लेंगे, ई को बाद में लिखेंगे। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू इंटू 2l साइन थीटा। इस टाइप से लिख सकते हैं। तो क्यू इंटू 2l आपको पता है किसके बराबर होता है? पी के बराबर होता है टाउ। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, यहां पे ई भी लिखना था, ई साइन थीटा। इस 2l को हमने पहले लिखा, ई को बाद में लिखा। तो क्यू इंटू 2l किसके बराबर हो गया? पी के। और आगे क्या बचा? ई साइन थीटा। ठीक है भाई, तो ये टॉर्क का रिजल्ट आ जाएगा भी हमारे पास। टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? पी ई साइन थीटा। जब डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो वहां पर टाउ की वैल्यू क्या होती है? पी ई साइन थीटा। अब भाई हमें पता है ए क्रॉस बी, 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है? ए बी साइन थीटा की। या ए बी साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, ए बी साइन थीटा। तो टॉर्क को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको भाई? पी क्रॉस ई। तो टॉर्क को कैसे लिखा जा सकता है? टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। यानी अब टॉर्क जो है वो वेक्टर फॉर्म में है। अब वेक्टर फॉर्म में है तो इसकी डायरेक्शन होगी, और वो डायरेक्शन क्या होगी? वो डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय पी एंड ई। यानी पी और ई का जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर होगी। अगर जो पी और ई इस बोर्ड के अलोंग है तो डायरेक्शन उसकी इसके परपेंडिकुलर होगी। टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी इसके परपेंडिकुलर होगी। तो टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय पी एंड ई। टॉर्क की अगर डायरेक्शन हमें लिखनी है, उसके बाद टॉर्क की वैल्यू जो है मिनिमम या मैक्सिमम क्या होगी? इसके केसेस पढ़ेंगे। तो केसेस क्या होंगे? तो यहां से ये टॉर्क की वैल्यू दोबारा लिख लेंगे, पी ई साइन थीटा। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया भाई? टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो पहला केस बनेगा भाई, टाउ मैक्सिमम कब होगा? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रखा हो तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? टाउ मैक्सिमम कब होगा? तो टाउ
मैक्सिमम कब होगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। साइन थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है, साइन थीटा की वैल्यू अगर 1 होगी, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, यानी जब थीटा इज इक्वल टू कितना हो 90 डिग्री, तो पुट करेंगे यहां पर टाउ इज इक्वल टू पीई साइन 90, ठीक है, साइन 90 1 हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पीई, जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब है मैक्सिमम टॉर्क कब प्रोड्यूस होगा, जब आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से हो, और टॉर्क जो है वो इसके परपेंडिकुलर रखा हो। ठीक है भाई, यहां पर क्यू पॉजिटिव चार्ज, यहां पर क्यू नेगेटिव चार्ज, तो दोनों के बीच में कितना एंगल हो 90 डिग्री। ठीक है भाई, तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच में एंगल कितने डिग्री का हो 90 डिग्री का हो, तो उस केस में जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी मैक्सिमम होगी। उसके बाद सेकंड केस आता है, जो टॉर्क है उसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी। सेकंड केस, टॉर्क वो मिनिमम कब होगा, अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं भाई टॉर्क मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा अलग से। तो टॉर्क मिनिमम तब होगा जब भाई साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी। टॉर्क मिनिमम कब होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी मिनिमम। साइन थीटा मिनिमम कितना होता है 0 डिग्री, ओ सॉरी 0। साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी 0, यानी जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू या तो 0 हो या फिर 180 डिग्री हो। ठीक है भाई, यहां पर थीटा की वैल्यू कब, साइन 0 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 हो या 180 डिग्री हो 180 डिग्री हो। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पीई साइन 0, यानी 0, ये वैल्यू मिनिमम होगी, टाउ इज इक्वल टू 0। तो ये कब होगा, जब डायपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो हमारी इस तरफ है। तो अगर यहां पर डायपोल भी कुछ इस तरीके से रखा हो, यहां पर क्यू नेगेटिव चार्ज, यहां पर क्यू पॉजिटिव चार्ज, तो डायपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, तो इसमें जो टॉर्क की वैल्यू वो 0 हो जाएगी, और यहां पर डायपोल जो है वो स्टेबल हो जाएगा, यहीं पर रखा रहेगा, इसमें कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, तो ऐसे कैसे ही रखा रहेगा। तो उस केस में बोलते हैं इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम, इस केस को बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है भाई, जो टॉर्क है यानी जो डायपोल है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कब स्टेबल होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा, तो लिखेंगे भाई जब जो टॉर्क की वैल्यू 0 होगी या डायपोल जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड रखा होगा, तब वो क्या होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। सेकंड केस इसी में, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, इसी का केस है, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, तो उस केस में भी टाउ इज इक्वल टू क्या होगा पीई साइन 180 डिग्री, 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो टॉर्क की वैल्यू इस केस में भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो 0 हो जाएगी तो इसका मतलब यहां पर हम बोलेंगे इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जो इक्विलिब्रियम होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पर क्या होता है भाई, जैसे भी मान लो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, और टॉर्क जो है जो डायपोल है वो पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ है, क्यों पॉजिटिव इधर है, क्यों नेगेटिव इधर है। तो यहां पर जो डायपोल है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां पर क्या करता है वो जो टॉर्क है वो आपकी यहां पर भी टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पर डायपोल की डायरेक्शन अपोजिट होगी और सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी डायपोल की डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो इस केस को बोलेंगे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन अलग से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं भाई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है,
स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है डायपोल का इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद रखेंगे, जब डायपोल सेम डायरेक्शन में रखा हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब अपोजिट डायरेक्शन में रखा हो तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, तो ये था डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो डायपोल को अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, एक बात और यहां पर, जो नेट फोर्स है डायपोल के ऊपर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फोर्स उसकी वैल्यू कितनी होगी भाई यहां पर? नेट फोर्स एक तो प्लस क्यू ई थी, एक माइनस क्यू ई थी, तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो याद रखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डायपोल है उसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, एक प्लस क्यू ई है, एक माइनस क्यू ई है, तो दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगी? 0। तो याद रखेंगे नेट फोर्स की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। उसके बाद अभी हमने पढ़ा जो टॉर्क है डायपोल के अंदर वो 0 भी हो सकती है, ठीक है, और मैक्सिमम भी हो सकती है। तो टॉर्क की वैल्यू जो है वो 0 भी हो सकती है और मैक्सिमम भी हो सकती है। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म जो जो डायपोल है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वहां पर नेट फोर्स तो हमेशा 0 रहती है, ऑलवेज 0 रहेगी। लेकिन टॉर्क की वैल्यू क्या है? वो वेरी करती है, 0 से मैक्सिमम वैल्यू के बीच में वो वेरी करती है। तो याद रखेंगे। अब भाई मान लो जो डायपोल है वो नॉन यूनिफॉर्म में है, डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म के केस में, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? नॉन यूनिफॉर्म, तो उसमें भाई एक तरफ फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, एक तरफ फील्ड की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। जैसे भी मान लो जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस टाइप से, ठीक है भाई, यहां पर फील्ड की वैल्यू क्या है? ज्यादा है, यहां पर फील्ड की वैल्यू क्या? कम है। तो यहां पर फोर्स ज्यादा लगेगी, यहां पर फोर्स कम लगेगी, तो इसका मतलब नेट फोर्स जो वो 0 नहीं होगी, नेट फोर्स 0 नहीं होगी। 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इसका मतलब जो टॉर्क है जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसकी वैल्यू आपकी 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। नेट फोर्स जो है वो 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसलिए हम यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क को डिस्कस नहीं करते, उसके बारे में हमें एक्यूरेट पता नहीं है कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और सॉरी कहां पर टॉर्क ज्यादा होगा, कहां पर कम होगा। ठीक है भाई, तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में हम ये डिस्कस नहीं कर सकते भाई जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो कैसे बिहेव करेगा। ठीक है भाई, तो ये था आज का हमारा टॉपिक भाई, इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।